हेलो मैम, मैम आपको होस्ट कर दिया है मैंने। ठीक है सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। और केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी हमने और रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी मेटल एटम्स की। हम वही जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म हमारी जो आपकी है, मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि आपका सिलेबस भी काफी कम हो गया है। स्कूल की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन वैसे मिल जाएगी, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल, बुक लेके बैठे हैं? यस मैम। ठीक है, उसमें चाहो तो टिक लगा लो पेंसिल से कि अब आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स है, ठीक है। और बाकी जो भी फाइनल होगा वो स्कूल वाले आपको बताएंगे, बट एक जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है अब आपके सिलेबस में हो चुके हैं, जिससे आप लोगों को भी जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड होगी ना इस बार आपकी 10th। यस मैम। उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। फर्स्ट जो साइंस के अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये है, ठीक है। फिर आपका चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये जो है तीनों टॉपिक्स मिला के आपकी यूनिट फर्स्ट है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो हमारा पूरा सिलेबस रहता है ये 5 यूनिट्स में डिवाइड रहता है, ये तो आपको पता है ना आयुषी? ओके ओके ओके, ठीक है। मैं आपको चैप्टर वाइज बता देती हूँ। चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। चैप्टर 3 जो है अब वो आपकी है मेटल एंड नॉन मेटल्स। और चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी आपके सिलेबस में है। देन आपके इसमें जो एनिमल और लाइफ जो साइकिल है, ठीक है, इसमें है आपका चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्योंकि जो साइंस की 10th में जो साइंस रहता है उसमें आपको कुछ पार्ट केमिस्ट्री का है, कुछ पार्ट फिजिक्स का है, कुछ पार्ट बायोलॉजी का भी होता है। मतलब तीनों जो भी साइंस की ब्रांचेस है उनका सारा कुछ ना कुछ पोर्शन उसमें रहता है। देन आपका कुछ पार्ट जो है एनवायरमेंटल स्टडीज का है, ठीक है। तो उसी में है नेक्स्ट आपका जो बायोलॉजिकल साइंस की तरफ से जो है उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। और चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, कर लिया टिक? यस मैम। देन आपका जो है चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी आप लोगों को जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है वो बता रही हूँ। कितने लोग हैं जो अभी बाद में जुड़े हैं? तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, आपका जो सिलेबस है वो 16 चैप्टर्स थे, उसे रिड्यूस करके 9 चैप्टर्स में इसको रिड्यूस कर दिया है, 16 चैप्टर्स को, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एक ये चैप्टर है। देन चैप्टर नंबर 3 जो है आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स, ये अभी सिलेबस में है जो आपको स्टडी करना है। देन आपका लाइफ साइंसेस में चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देन आपका है चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। लिख लिया सभी ने? देन आपका है नेक्स्ट चैप्टर जो है आपकी बुक का चैप्टर नंबर जो 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। और चैप्टर नंबर 12 जो है इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, माइट भी आपके स्कूल में से पढ़ा है। चैप्टर नंबर 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन चैप्टर नंबर 14
सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये एनवायरमेंटल स्टडीज का एक पार्ट होता है साइंस में, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एंड लास्ट वन नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस। तो इस तरह से आपके 9 चैप्टर्स में, वैसे तो 8 ही चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ये 16 नंबर चैप्टर है, ये भी नहीं है आपके सिलेबस में। 14 नंबर चैप्टर जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इट्स योर लास्ट चैप्टर। ठीक है, सभी ने लिख लिया? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? गुड इवनिंग शिवानी, सभी ने लिख लिए? सभी ने लिख लिया है? कोई ऐसा जिसने रिड्यूस जो हो गया है, कम हो गया है आपका सिलेबस, तो सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया है? मैम हाँ मैम आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो क्या, क्योंकि मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बेटा मैंने बस अभी यही डिस्कस किया है कि आपका 10th का सिलेबस जो है वो काफी रिड्यूस हो गया है। पहले आपके 16 चैप्टर्स थे, अब 9 चैप्टर्स में पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दिया है। काफी सारे जो चैप्टर्स थे वो हटा दिए अभी इस साल सिलेबस में से, और उसमें मैंने आप लोगों को यही बताया था। आप बुक लेके बैठी हैं क्या? यस मैम। ठीक है, तो फटाफट टिक लगाओ, देन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 जो अभी आपके सिलेबस में है, जो अभी आपको पढ़ना है, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 13, चैप्टर 14, ठीक है। तो इस तरह से टोटल आपके 8 जो है चैप्टर्स में पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया है। ओके, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? और एक और चीज कि अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ा दिया है, मैंने आपको 2 चैप्टर्स में आपके कंप्लीट करा चुकी हूँ, और ये 3rd चैप्टर हमारा चल रहा है। वैसे मैंने आपको बहुत सारा बेसिक पढ़ाया है केमिस्ट्री का, जो कि आप किसी चैप्टर में उसको फिक्स नहीं कर सकते हो। ये आपकी पूरी जो होल्स और केमिस्ट्री का बेस है, ठीक है। उसमें कुछ पार्ट आपका जो पुराना था बेसिक, वो भी मैंने रिपीट किया था, अगर आपको याद हो। यस किसी को कुछ पूछना है उसमें? किसी को नो कुछ मैम। प्रॉब्लम? नो मैम। सभी को क्लियर है टॉपिक्स जो मैंने अभी पढ़ाए थे, रिसेंट जो भी क्लासेस हुई है मेरी? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो हमारे यहाँ पर एक कहावत है, आगे बाट और पीछे सपाट। ऐसा तो नहीं हो रहा है किसी के साथ? नो मैम। भावेश, समझ में आ रहा है? भावेश नहीं, क्या समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो? भावेश माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो क्या? मैम सब समझ में आ रहा है, बस आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं हो रहा। ऐसा आगे पार्ट और पीछे सपाट नहीं हो रहा है, गुड। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री का बेस है। अगर सपाट हो गया तो फिर आगे जाके 11th 12th में और आगे जाके फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से बिल्कुल लर्न करके रखिए, याद करके रखिए। अच्छा, पीरियोडिक टेबल तो नहीं भूला कोई? नो मैम। ट्रिक से याद है कि बिना ट्रिक के भी याद हो गई? मैम ट्रिक से याद है। ट्रिक से याद है। आप कोशिश करना कि बिना ट्रिक से भी ट्रिक से याद करो, लेकिन जब आप ट्रिक लिख लो उसके बाद में उसके ओरिजिनल नेम्स भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, हम जो है अब हमारा अगला जो है, लास्ट टाइम मैं पढ़ा रही थी, लास्ट लेक्चर मैंने लिया था केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। मैंने आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना बताया था। किसी को कोई डिफिकल्टी है उसमें? नो मैम नहीं है। नो मैम नहीं है। क्लियर हो गया था कि किस तरह से हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, ठीक है। वैसे मैंने अभी आपकी एनसीईआरटी की बुक भी देखी, क्योंकि मैं कॉलेज लेवल पे पढ़ाती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मुझे ये देखना था कि आपका किस लेवल पर आपको मुझे पढ़ाना है,
ठीक है, मैं एक बार और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताने वाली हूँ कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो कितनी तरह की होती है, और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। यस मैम। यस मैम। ठीक है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी को मेरा? यस मैम। ठीक है, सी मैंने एक एग्जांपल लिया था केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ। आप मुझे बताइएगा ये इक्वेशन जो है बैलेंस है या नहीं, और अगर ये बैलेंस नहीं है तो कितने एटम्स किस मॉलिक्यूल के हमें लगेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को कोई मुझे बैलेंस करके बता सकता है। H2 है, ठीक है, लास्ट में क्या है H2, इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ। एनी वन ऑफ यू ये मुझे बताओ कि ये इक्वेशन बैलेंस है क्या? यस मैम। ये बैलेंस है, यस मैम, बैलेंस है पूरी। बैलेंस है मैम। है ना, क्योंकि देखिए एक एटम है जिंक का, ये भी एक एटम है जिंक का, 2 H2 है, यहाँ 2 H2 आ गए और एक SO4 है जो हो गया, तो ये रिएक्शन जो है हमारी बैलेंस्ड है। ठीक है ना, अब मुझे एक और चीज बताना, एक रिएक्शन और मैं आपके सामने लिख रही हूँ और मुझे बताना कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं? नो मैम। नो मैम। नहीं है तो नहीं है। balance कर- 3 हाँ, Fe के आगे 3 आ जाएगा, 3 और यहाँ H2O लिखा है तो O के मतलब H2O के आगे 2 आ जाएगा, तो O नहीं 4 आ जाएगा, तो O भी 4 हो जाएंगे, और यहाँ पीछे वाले हाइड्रोजन के आगे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये अब एक और चीज बिल्कुल ईमानदारी से बताना, बुक में से देख के बता रहे हो? नहीं मैम, No, ma'am. बुक है ही ही नहीं नहीं, बुक ओपन ही है। नहीं है अभी अब पास में। पक्का? प्रॉमिस मैम। प्रॉमिस? मैम। ठीक मैम है, रीडिंग गुड। करके दिखाएं। नो, मैम। मैं अपने स्टूडेंट्स पे भरोसा करती हूँ, यहाँ तक कि मैं कई बार उन्हें कुछ देकर जाती हूँ क्वेश्चन और इतना बिलीव करती हूँ कि वो नहीं करेंगे चीटिंग, और मैं उनको छोड़ के भी जाती हूँ देखने के लिए कि वो क्या करते हैं, और मैं आप लोगों पे भी ट्रस्ट करती हूँ, आप भी मेरी स्टूडेंट हो, है ना? हाँ बेटा बोलो, कोई किसी ने बीच में बोला मैम, बोलो बोलो। मैम आपकी ना स्क्रीन मुझे पूरी क्लियर नहीं दिख रही है, आपने जो लिखा है ना वो मुझे दिख नहीं रहा। और किसी के साथ ऐसा हो रहा है? नो मैम। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, मैं एक बार और शेयर कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब दिख रहा है बेटा? अब मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। यस मैम, वाइट शो। ठीक है, व्हाइट बोर्ड है ना? ठीक है, मैंने अभी इस पे कुछ नहीं लिखा है, मैं फिर से एक और रिएक्शन, हाँ कौन सी रिएक्शन लिखी थी, कोई रिपीट करेगा? Fe प्लस H2O. H2O, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बना था? Fe3O4 प्लस H2। ठीक, इसे बैलेंस करो, बैलेंस करके बताओ। Fe के आगे 3 और Fe के आगे 3, H2 के आगे 4। सॉरी 4 प्रोडक्ट H2O, और प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? मैम सॉरी, H2 के आगे 2। H2 के आगे 2। ओके वेरी गुड। एक और प्रैक्टिस के लिए मैं इक्वेशन दे रही हूँ, देन हम इसके अगले चैप्टर पे जाएंगे, अगले टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, इसे भी मुझे बैलेंस करके बताना। एक रिएक्शन और मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा, ये NaCl का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने लास्ट टाइम बताया था, कोई मुझे बता सकता है? मैम सॉल्ट। सॉल्ट है, इसका नाम क्या है सॉल्ट का? NaCl। NaCl का नाम क्या है? NaCl तो दिख रहा है, इसका नाम क्या मैम है? कॉमन सॉल्ट।
कॉमन सॉल्ट है, लेकिन Na क्या होता है? Na क्या है? मैम मैम सोडियम। सोडियम क्लोराइड। मैम सोडियम Yes. क्लोराइड। Na है सोडियम और Cl है क्लोराइड, ठीक है। चलो, इसका नाम कोई मुझे बता सकता है? मैम सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड। अच्छा देखो, केमिकल रिएक्शन में कुछ कुछ सिंबल्स भी लिखे रहते हैं इस तरह से। मैम। ये यस मैम। सिंबल इंडिकेट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। मैम कौन सा स्टेट है इसका? हाँ, स्टेट्स को इसके इंडिकेट करते हैं, ठीक है। यहाँ लगा दूं प्लस आगे। ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं? एनी वन ऑफ यू? मैम बैलेंस है। पक्का? सॉरी, नो मैम बैलेंस्ड ही है। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करो। करो मैम, बैलेंस। मैम पीछे वाले इसमें तो 3 है, ये मैम ये इसमें ही कंफ्यूजन होता है। किसमें? मैम ये जो इसके प्रोडक्ट है उसमें H3 है, तो रिएक्टेंट्स में अच्छा। 3 कैसे करेंगे? H3 और रिएक्टेंट में कैसे करेंगे मींस? सॉरी मैम, ये जो अपना प्रोडक्ट है मैम उसमें 3 है और रिएक्टेंट्स में सिर्फ 2 ही है। हाँ, ये टूटेगा। सुनो, जब भी दो रिएक्टेंट आपस में टूटते हैं, जब भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जब भी दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इनका प्रोडक्ट ये बना और कुछ गैसेस या लिक्विड निकलता है, इसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट। जैसे हम लोग कुछ खाना बना रहे हैं या कचरा निकलता है ना, कुछ भी काम कर रहे हो उसमें जो कचरा निकलता है उसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट, या जो एक्स्ट्रा चीज निकलती है उसे क्या कहते हैं? बाय प्रोडक्ट। समझ में आया? समझ में आ रहा है? यस मैम। जैसे कोई फ्रूट काटा है ना, उसका छिलका निकाल दिया है तो जो बीच का पल्प है वो तो हो गया आपका प्रोडक्ट, लेकिन वो जो बचा हुआ छिलका था वो हो गया बाय प्रोडक्ट। उसी तरह से केमिकल रिएक्शंस में भी एक होता है मेन प्रोडक्ट और बाकी जो भी गैसेस निकल रही है वो क्या कहलाती है? बाय प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर? अब देखो, इसमें ये रिएक्शन बैलेंस करके कोई मुझे बता दो फटाफट, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। लिक्विड गैसेस सिर्फ सिंबल बताने के लिए आपको मैंने यहाँ लिखा था, मैं इसको हटा देती हूँ। ये होता है AQ मतलब एक्वस, लिक्विड या जलीय। एल मतलब भी होता है लिक्विड, लेकिन दोनों में एक अंतर है, NaCl जो है एक्वस सॉल्यूशन में बना है और H2O लिक्विड खुद ही है अपने आप में, है ना। ये G लिखा है, ये सिंबल है गैस का। इसी तरह से अगर कोई कंपाउंड हो, यहाँ पर अगर क्या आ जाए, S आ जाए ब्रैकेट में, तो ये है सॉलिड का सिंबल, है ना। ये क्या है? सॉलिड का सिंबल। मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ, जब तक सोच के रखना, इक्वेशन को बैलेंस करना है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद में एक और चीज होती है, मैं इसके कुछ सिंबल्स जो आपको समझा रही हूँ। जब भी कोई रिएक्शन होती है, पहले इसको बैलेंस कर दो फिर बताएंगे आगे फर्दर। काउंट करो, सबसे पहले तो सोडियम 1 है, यहाँ पे भी है, ठीक है, ठीक है ना। क्लोराइड कितने हैं? Yes, यहाँ ma'am. पे 1 ही है, लेकिन यहाँ पे कितने क्लोराइड है? मैम 2। तो हमें क्या करना चाहिए? इसके आगे 2 लगा दे, यस मैम। ठीक है। H2 तो H2 यहाँ पे सिर्फ 2 है, लेकिन हमारे पास कितने हैं? 1 और 2, मैम 3। 3। तो हम क्या करेंगे बताओ? मैम H2O के इसके आगे 3 लगा देंगे। मैम H2O 3 लगाए या 2 लगाए? कितना लगाए? मैम 3। मैं बोल रही हूँ 2 लगा देते हैं, क्योंकि देखो अगर Yes, 3 ma'am. लगाया, देखो 2 लगा देंगे तो हमारे पास एक जो है फायदा क्या है कि हमारे पास ऑक्सीजन 1 है और सोडियम 2 है। तो हमें क्या करना है पता है? NaOH के आगे 2 लगाना है। वेरी गुड। तो देखो अब यहाँ पे हमारी रिएक्शन कैसे बैलेंस हो गई, अब बताते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 Na थे, यहाँ पे भी 2 Na आ गए, ये 2 Cl थे, ये 2 Cl सेटिस्फाइड हो गए। यहाँ पे कितने हुए? 2 2 जा 4, तो 2 ऑक्सीजन जो है हमारे यहाँ, है ना, 2 2 जा 4, और हमारे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ सेटिस्फाइड हो गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ सेटिस्फाइड हो गए।
कितने हाइड्रोजन बचे अभी भी हमारे पास? 2। ये 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए तो पूरी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। समझ में आया ये चीज? यस मैम। किसी को Yes, ma'am. क्लियर? Yes, इजी है ma'am. ना? ठीक है, चलो एक इसलिए चीज बस और थोड़ा मैं माइंड बताती हूँ। लगाना है। हाँ, माइंड लगाओ, सब हो जाएगा। देखो एक सिंबल और बताती हूँ। जब भी कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको सारी चीजें इस रिएक्शन में बता देती हूँ, इन सिंबल्स का मतलब क्या होता है। अगर कोई रिएक्शन हो रही है, सपोज HCl प्लस NaOH की या NaCl की, हाँ चलो HCl और NaOH की, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, याद रखना जब भी प्रोडक्ट बनता है, अगर इसको मैं थोड़ा और छोटा लिखती हूँ ताकि आपको आसानी से पूरी रिएक्शन समझा सकूं। HCl प्लस NaOH, हमने यहाँ पर खींचा एक एरो, ठीक है, और यहाँ पर क्या बना है? HCl टूटेगा किसमें? H प्लस प्लस Cl माइनस आयन में, और NaOH जो है वो किसमें टूटेगा? NaOH टूटेगा Na प्लस प्लस OH माइनस आयन में। याद रखना हमेशा कि नेगेटिव आयन जो है पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव आयन नेगेटिव के पास आता है। तो यहाँ पर तो ये क्या बन गया? एक NaCl जो कि सॉल्ट है हमारा, क्या है? सॉल्ट। ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया और बाय प्रोडक्ट में निकला हमारा H2O जो कि वाटर मॉलिक्यूल है। तो हम इसको यहाँ पर प्लस में H2O लिख सकते हैं, ठीक है, हम ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में ये जो H2O है ये कहाँ पर रखा? माइनस, यहाँ पर अगर इस रिएक्शन में अगर यहाँ पे आ गया माइनस H2O, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? NaCl जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है और बाय प्रोडक्ट क्या है? ये है। समझ में आ रहा है? मतलब एरो पर भी इस तरह से प्रोडक्ट को लिखा जा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि माइनस है, इट मीन्स कि ये इसमें से निकल रहा है। अगर यहाँ पर माइनस की जगह पर क्या आ जाता? प्लस, मतलब ये रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? इस केमिकल रिएक्शन जब भी लिखते हैं तो क्या चीज देखनी है? यहाँ पर अगर माइनस में कोई XYZ कोई सा भी प्रोडक्ट है, इट मीन्स वो प्रोडक्ट इस मेन कंपाउंड में से निकल रहा है, जिसे हम प्लस करके यहाँ पे बाय प्रोडक्ट, जैसे आपने Cl2 और H2 लिखा था ना, वो ना लिख के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई प्रोडक्ट निकल रहा है। जबकि अगर क्या हो, यहाँ पे प्लस करके कोई भी XYZ मतलब कुछ भी लिखा है, इट मीन्स कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है। आपको कभी कभी किसी किसी केमिकल रिएक्शन में इस तरह का सिंबल भी देखने को मिलेगा, त्रिभुज या ट्रायंगल, ठीक है, ये त्रिभुज या ट्रायंगल, इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं डेल। और ये जो है सिंबल, ये हीट या बॉईल को दर्शाता है, गर्म करने को या उबालने को दर्शाता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? लिख रहे हो, है ना? इसके अलावा एक और सिंबल आपको देखने को मिल सकता है, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, और उसमें कुछ एरो मिले आपको, जैसे H2, ये हमें पता है गैस है, गैस हमेशा ऊपर जाती है निकल के, इसलिए ऊपर एरो आ गया। इट मीन्स कि ये क्या है? ये गैस का सिंबल है, ऊपर जो ऊपर की तरफ एरो है। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रही हूँ, केमिकल रिएक्शन की बात कर रही हूँ। वैसे ही अगर NaCl और यहाँ पर उल्टा एरो आ गया, इसका मतलब है ये PPT की बात कर रही हूँ, ये सॉलिड है और PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट या फिर ये क्या दर्शा रहा है? अवक्षेप को, कुछ सॉलिड प्रोडक्ट को, ठीक है, ग्रेन्यूल्स को, ग्रेन्यूल्स को, ठीक है, सॉलिड प्रोडक्ट को। क्लियर? सभी को क्लियर? यस। डेल है हीट है, नीचे एरो है प्रेसिपिटेट है, ऊपर एरो है गैस है, और ब्रैकेट में भी लिखा रहता है सॉलिड लिक्विड गैस, वो तो आपको समझ में आ ही गया कि स्टेट्स है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। कुछ रिएक्शन, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनके आगे ना प्लस लगा है ना माइनस लगा है, इट मीन्स कि वो क्या है? वो किसी भी रिएक्शन के कैटलिस्ट या उत्प्रेरक है। नाम सुना है कैटलिस्ट या उत्प्रेरक?
एनी वन ऑफ यू? कैटलिस्ट सुना है ना? मेरी आवाज आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है क्या यस आपको? मैम। यस मैम, आ रही है, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। हाँ, मैंने आपसे अभी कुछ क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है मैंने? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे ये HCl प्लस NaOH है ना, और यहाँ पर कुछ एरो है और फिर प्रोडक्ट बना है, ठीक है? यस मैम। तो मुझे यहाँ पर अगर ना ही किसी कंपाउंड में यहाँ पर अगर लिखा है कि निकिल के ये रिएक्शन होती नहीं है निकिल के प्रेजेंस में, बट मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि अगर यहाँ पर क्या लगा है Na है ना, और यहाँ पर प्लस या माइनस का सिंबल नहीं है, कोई भी सिंबल यहाँ नहीं है, तो इट मीन्स ये जो प्रोडक्ट है ना, ये क्या कर रहा है, इसकी प्रेजेंस में ही ये जो रिएक्शन है वो पॉसिबल है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। इस तरह की चीजें इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक या कैटलिस्ट। क्लियर? समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम। हाँ या ना? समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम। ओके, किसी को कोई डाउट इसमें? कैटलिस्ट क्या होते हैं? तो किसी भी रिएक्शन को या रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाले कंपाउंड होते हैं। उसकी प्रेजेंस में किसी भी रिएक्शन की गति बढ़ जाती है, उसका रेट बढ़ जाता है, और उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन बहुत इजीली होती है, लेकिन उस रिएक्शन को करवाने के लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल है, बट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। जो प्रोडक्ट बनता है उसमें वो कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं दिखाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं उत्प्रेरक या कैटलिस्ट। क्लियर? क्लियर? इसके बाद में हम हाँ या ना तो बोलो बच्चों। यस हाँ, क्योंकि देखो यस मैम। ओके, क्योंकि देखो जब तक आप हाँ या ना बोलोगे नहीं तो मुझे ही नहीं समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, बिकॉज हम ऑनलाइन बैठे हैं, एक दूसरे को बहुत प्रॉपरली देख नहीं पा रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अब देखो नेक्स्ट है इसी में आगे है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या रासायनिक क्रियाओं के प्रकार। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी है ना यहाँ कि नहीं है? नो मैम, कोई नहीं। मैम। हे आवाज आई? मैम मैं हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी बेटा, डोंट वरी। नहीं समझ में आए जहाँ बिल्कुल मुझे बोलना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या रासायनिक क्रियाओं के प्रकार। रासायनिक जो क्रियाएं या केमिकल रिएक्शन जो है वो कितनी तरह की होती है, ठीक है? तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट फॉर्म। जब भी दो केमिकल्स आपस में जुड़ते या टकराते हैं, ठीक है, जब भी दो केमिकल कंपाउंड आपस में जुड़ रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में दो चीजें होती है। क्या चीज होगी? या तो हीट निकलेगी, या तो क्या होगा, हीट निकलेगी, या फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी, हीट लगेगी, है ना? जब भी हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की, तो क्या देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन जब भी हो रही है तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, या तो दो कंपाउंड जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे, जुड़ेंगे, तो क्या होगा, उसमें से हीट निकलेगी, धुआं और गैसेस निकलेंगी, ठीक है? और दूसरी कंडीशन होगी, या तो किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हमें उसको हीट देनी पड़ेगी या गर्म करना पड़ेगा, ठीक है? तो हीट या एनर्जी के बेस पर अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की। कितने टाइप की होती है? मैम 2। हाँ, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। अच्छा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के फुल जो है क्या क्या होता है इसको बताएगा? हिंदी में एंडोथर्मिक को कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, और एक्सोथर्मिक को कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है? लेकिन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक याद रखो, ज्यादा इजी है याद रखने में। और अगर आप 11th 12th में साइंस लेते हैं तो, और आगे भी अगर साइंस पढ़ना है
तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि थोड़ी सी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को माइंड में रखो। तो लिख लो एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब कोई बताओ एंडोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक क्या होता है? अदरवाइज मैम मैं एंडोथर्मिक में कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, और एक्सोथर्मिक से जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें से हीट निकलती है, उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, कोई एग्जांपल है माइंड में? मैम कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन क्या करता है? CO2 मैम नहीं है शायद। नहीं है शायद, मतलब सही बोल रही हो, बताओ। मैम अरे देखो, कार्बन बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो फिर CO2 बनता है और उसमें हाँ, हीट निकलती है। आप लोगों ने सबने हमेशा देखा होगा। और एक और चीज ध्यान रखना, और किसी भी चीज को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी कंपाउंड को जलाने के लिए एक गैस रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो गैस ना हो तो बर्निंग की प्रोसेस नहीं होगी, दहन की प्रक्रिया नहीं होगी। मैम वो गैस कौन सी है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सभी तरह की दहन की क्रियाएं होती है। ठीक है। और इसका आपने कोई एक्सपेरिमेंट करके देखा? नो मैम। अच्छा, अगर आपको पता हो तो कई बार ये करते थे कि एक चीनी का या कांच का बर्तन लेते हैं, ग्लास लेते हैं। सबसे पहले मोमबत्ती को क्या करते हैं, उसमें रख के और थोड़ा सा पानी लेते हैं और उस पे टिका के और क्या करते हैं, जला देते हैं मोमबत्ती को। और फिर धीरे से एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेते हैं और उसके ऊपर रख देते हैं। तो कुछ देर बाद मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएगी, है ना। और जब यस मैम, छोटे, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। हाँ, छोटे थे तो क्या करते थे हम लोग, जब छोटे थे तब ये चीज बहुत चलती थी। और क्या कहते थे कि जादू हो गया, क्योंकि मैम हम Yes. ग्लास रख देते थे, स्टील का ग्लास। स्टील का और कांच का भी रखते हैं, याद है ना? यस मैम। यस और मैम। क्या कहते थे, क्या कहते मैम थे फिर कि वो जादू हो गया, जादू हो गया, जादू। है ना। यही करते थे ना, यस मैम। क्योंकि हमें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। लेकिन बाद में जब हमने साइंस पढ़ा तो हमें पता चला कि जादू वादू कुछ नहीं है। उस ग्लास के अंदर जितनी ऑक्सीजन थी तब तक तो वो बर्न हो मोमबत्ती गई। बर्न हुई, और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई मोमबत्ती बुझ गई। ठीक है, क्लियर? अब मैम छोटे बच्चों को हम दिखाते हैं ये जादू। दिखाते हो ना जादू? यस मैम। उनको है ना समझाना कि ये जादू नहीं है बेटा, इसके पीछे साइंस है। के पीछे साइंस है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पर वही बात है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन जलते हैं, सॉलिड कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन जो है कोल, कोल क्या होता है ये बताएगा कोई? मैम एक नेचुरल रिसोर्स है। मैम कोयला। कोयला नेचुरल रिसोर्स है कोयला ना। कोयला, कोल क्या है, कोयला। तो कोयले को जब जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या होता है, आग प्रदूषित होती है, मैम हीट आती। निकलती है, हीट निकलती है ना। तो Yes, प्रोसेस ma'am. क्या हो गई, एक्सोथर्मिक। एक्सो यानी बाहर निकलना, एक्सो यानी बाहर निकलना। तो वो प्रोसेस क्या हो गई, एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपित। ठीक है। वैसे ही एक और चीजें करके देखना, अब करते हो एक्सपेरिमेंट दो घर में। जो चूना होता है ना, चूना, यस मैम। इसमें चूना या लाइम वाटर। लाइम वाटर नहीं, पहले तो बात सुनो मैम पूरी। सिर्फ लाइम। सिर्फ लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर घोलना। घुले हुए की नहीं बात कर रही, पहले लेना और उसको फिर immediately घोलना। पानी में घोलना। तो देखना क्या होता है, उसमें से बुलबुले निकलेंगे। मैम कार्बन निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती यस है, मैम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सेकेंड थिंग, जिस भी बर्तन में आप उसको गर्म कर रहे हो ना, धुआं भी निकलेगा और वो गर्म हो जाएगा थोड़ी देर। मैम वो ठीक है? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो जब भी कोई दो प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हमें उन्हें रिएक्ट कराना है तो क्या करना है, बाहर से अगर उसे हीट दी जाए, बिना हीट के वो गर्म जो है होकर कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना पाए, तो इस टाइप के जो रिएक्शन है उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है? अगर किसी रिएक्शन को करवाने के लिए क्या करा जाए,
मेरी बात समझ में आ रही है? अगर किसी रिएक्शन को करवाने के लिए उसे गर्म किया जाए तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक। क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है? पहले वो प्रोडक्ट जो है, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है बीच में? बोलो बोलो बोलो। बहुत धीरे से आवाज आई थी किसी की। सभी लोग बोल सकते हैं, बोलो बेटा। अरे चुप क्यों हो गए? बोलो। मैम नहीं चला सकते। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? आपका नाम भी बताओ और बोलो। मैम क्या बताना है? कोई बोल रहा था बीच में, उसकी आवाज कट रही है। कोई स्टूडेंट कुछ पूछना या बोलना चाह रहा है, कौन बोल रहा है? चलो ठीक है। जब भी आपका नेटवर्क आए तो आप बात कर सकते हो मुझसे। ये समझ में आया किसके बेसिस पे? जब हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके बेसिस पे रिएक्शन दो तरह की, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या प्रोड्यूस होगी, तो उसके बेसिस पे हो गई एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अब सेकेंड थिंग कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो किस तरह से कॉम्बिनेशन होता है, किस तरह से मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, उसके बेसिस पे रिएक्शन जो है वो वेरियस टाइप्स की है। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लिख लो फटाफट। देन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, या मैं भी लिखती हूँ और आप भी नोट डाउन करो, देन फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? अच्छा, मेरा व्हाइट बोर्ड सभी को क्लियर है ना? यस यस मैम। यस में
मेरी आवाज आ रही है आपको? मैम अब आई। अब आ रही है। मैम ओ, अब आ रही है। हाँ मैं इतनी देर से बता रही थी लेकिन मेरी वॉइस ही नहीं थी। चलो फिर से एनीवेज हम लोग इसको फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। हमारी जो रिएक्शंस है उसमें फर्स्ट है, लिखोगे? यस मैम। ये फिर से लिखकर बताऊं? मैम नो लिख लिया। मैम। थोड़ा फास्ट लिखना अब, है ना। और जहां मेरी वॉइस नहीं आए प्लीज मैसेज लिख दिया करो कि मैडम वॉइस नहीं आ रही है। जैसे किसी ने एक ने लिखा था, है ना। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन में समझ में ही आ रहा है कि दो कंपाउंड आपसे आपस में जुड़ेंगे, है ना। तो संयोजन अभिक्रिया तो एक बना। हाँ ठीक है। सेकंड होगा, सेकंड लिखो डीकंपोजिशन। डी कंपोजिशन, किसी को पता है डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? यस मैम, एक केमिकल रिएक्शन से मतलब जिसमें एक टूटकर दो बनाते हैं। हाँ कोई भी रिएक्शन हो, यहाँ केमिकल क्या, अगर कोई चीज सड़ रही है, टूट रही है, फट रही है, उसे भी डीकंपोजिशन कहेंगे, है ना। तो डीकंपोजिशन मतलब होता है अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना। जब भी कोई केमिकल कंपाउंड दो या दो से अधिक चीजों में, दो या दो से अधिक पदार्थों में, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में टूटे तो उस रिएक्शन को कहते हैं डीकंपोजिशन। मैम ठीक है। इसको वियोजन भी बोल सकते हैं ना? हाँ वियोजन भी बोलते हैं, ठीक है। एडिशन यानी भी इसको संयोजन रिएक्शन और इसको वियोजन भी कह सकते हैं, करेक्ट। वियोजन भी इसे कहते हैं, ठीक है, अपघटन या वियोजन। इसके बाद में थर्ड वन है, लिखो थर्ड वन, सेकंड लिखा ना मैंने, थर्ड लिखो विस्थापन। हाँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक एलिमेंट को हटा के उसकी जगह पे दूसरे एलिमेंट को रखना, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, ठीक है। और इसका एक और है डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्या है? डबल, हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन, ठीक है। द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा। नेक्स्ट लिखो फिफ्थ नंबर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन। फिफ्थ नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ठीक है। और ये जब भी, हाँ ऑक्सीकरण एवं अपचयन। और एक और चीज याद रखना, जब भी ये दोनों रिएक्शंस होती है तो इन्हें एक साथ एक रिएक्शन का नाम कहते हैं, जिसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है ना, रेडॉक्स रिएक्शन। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, जब भी कोई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस एक साथ होती है तो उसे एक साथ क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। देखो ये रेडॉक्स रिएक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन है। रेड जो है दिखा रहा है रिडक्शन को, दिख रहा है रेड किसको दिखा रहा है? यहाँ रेड वाला, हाँ रेड वाला को दिखा रहा है रिडक्शन को, और OX दिखा रहा है ऑक्सीडेशन को। कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? यस मैम। चलो अब एक एक रिएक्शन को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी, फटाफट बताते जाओ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन है ना, या संयोजन। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि जब भी कोई जुड़ रहे हैं और कुछ नया बना रहे हैं तो इसे कहेंगे कॉम्बिनेशन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये है सॉलिड, या इसे क्विक लाइम भी कहते हैं। जो अपना चूना होता है इसे जब पानी में घोलते हैं, ठीक है, ये लिक्विड, ये सॉलिड, इसे क्विक लाइम को, तो ये क्या होता है? स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है,
क्या बनाया इसने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा देखो, इस प्रोसेस में भी हीट निकलती है, ठीक है। क्या बना लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिख रहा है? मैम दिख रहा है? हीट तो सब में से निकलेगी ना? नहीं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हीट निकलती है और कुछ में लगती है। जैसे जो ग्लूकोज होता है ना, जब भी हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, हमारी जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है, ठीक है, उसमें भी देखना आप, फील करना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जब ऑक्सीजन जाती है तो हमें ठंडा ठंडा लगता है, तब हमें हीट की जरूरत होती है। एक तरफ से वो रिएक्शन हो गई और फिर निकलती है तो हमें गर्म लगता है। महसूस करो, अभी लंबी सांस लोगे ना, अंदर जाएगा ठंडा, है ना, और उसमें हमें थोड़ी ताकत भी लगानी पड़ेगी सांस लेने। और क्योंकि ताकत लगानी पड़ रही है तो हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी लगा रहे हैं। और जब हम छोड़ रहे हैं, और क्योंकि ये हमारे साथ चलती रहती है ब्रीदिंग की प्रोसेस, तो हमें पता नहीं चलता है। कुछ रिएक्शंस होती है, याद रखना। हाँ, जैसे मैं अगर तुमको एक चीज बताऊं, अगर जो शक्कर है ना, शुगर जो है उसको ठंडे पानी में डाल दो तो आसानी से जल्दी नहीं गलेगी, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप उसको जैसे ही गर्म करते हो ना, तो मॉलिक्यूल बहुत तेजी से क्या होने लगते हैं? उसमें घुलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है? क्यों होता है ऐसा? मेरी आवाज आ रही है? यस अगर शुगर सॉल्यूशन ठंडा है तो बहुत धीरे 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 स्लो प्रोसेस में घुलेगा। मतलब वहां पर हीट की जरूरत है, वहां एनर्जी लगेगी। उसको हल्का सा गर्म कर दिया जाए तो जो शुगर मॉलिक्यूल है ना, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे और वाटर में तेजी से घुलने लगेंगे, ठीक है। तो वहां पर हीट की जरूरत पड़ी है। अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, चूना भी ठंडा था, पानी भी ठंडा था, लेकिन जब इन दोनों को मिलाया तो ये जो बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उस समय बहुत गर्म रहता है। इसे क्या कहा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि कैल्शियम एक आ गया यहाँ, दो ऑक्सीजन यहाँ आ गए और दो हाइड्रोजन जो थे वो यहाँ आ गए। इसे ब्रैकेट में लिख दिया। समझ में आया? तो ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा? समझ में आया? किसी को डाउट यहाँ पर? यस मैम। ठीक है। सेकेंड है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, और भी मैं एक दो एग्जांपल्स बताती हूँ आपको। आपकी मैंने जितने भी एग्जांपल दिए हैं अभी आपकी बुक के ही दिए हैं, बाहर के एग्जांपल इसलिए नहीं दिए क्योंकि आपको फिर समझने में दिक्कत होगी। और भी आप दूसरे एग्जांपल जरूर लिख सकते हैं। अभी किसी ने बताया था बर्निंग कोल का, है ना? यस मैम। ऑक्सीजन जो है गैस है, जब इसकी प्रेजेंस में कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और राख बनती है, ठीक है। इसी तरह से और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो बनता है तो जो हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ पे देखो स्टेट भी चेंज हो जाती है, इसकी फिजिकल स्टेट भी। ऑक्सीजन दोनों गैस है, लेकिन जब इनका प्रोडक्ट बना तो क्या बना? लिक्विड। समझ में आ रहा है? समझ में आया? देखो ये दोनों गैस थे, लेकिन जब इनका प्रोडक्ट बना तो डिफरेंट हो गया, लिक्विड बन गया। समझ में आ रहा है ना? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन सेकंड, हमारी सेकंड टाइप की रिएक्शन कौन सी है? decomposition reaction. डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि कोई कंपाउंड दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, तो उसे क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। जैसे अगर हम एग्जांपल ले यहाँ पर 2FeSO4 फेरस सल्फेट का, है ना? ये क्या है? फेरस सल्फेट। 2FeSO4 ये जो है सॉलिड है, इसे जब गर्म किया, अब देखो इसके ऊपर हीट लिखा हुआ है, हीट यानी से गर्म किया। जैसे ही गर्म किया तो ये क्या हुआ? ये फेरस सल्फेट जो है ये Fe2O3, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, प्लस SO2 जो है गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस में जो है इसमें से निकलती है। मतलब देखो प्रोडक्ट कितना था? केवल एक था,
लेकिन इसमें से एक छोटा प्रोडक्ट निकला और दो और अलग टाइप के कंपाउंड या बाय प्रोडक्ट निकल गए। तो इसे क्या कहा? डीकम्पोजिशन। कि कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाए। एक बड़ा ये मॉलिक्यूल था, कितने छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया? 1, 2 और 3। इसे कहा डीकम्पोजिशन। समझ में आया? क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ यस मैम, CaCO3। है ना, ये अभी आप बुक लेके बैठे तो आपको दिख रहा है इसके एग्जांपल ना? नो मैम, अ, याद है ये। याद है? वेरी गुड। CaCO3 सॉलिड, इसको भी हीट किया। देखो हीट करा है मतलब, अभी किसी ने मुझसे पूछा था ना कि मैडम हमेशा हीट निकलती है? नहीं, देखो यहाँ पे गर्म करने की जरूरत पड़ रही है तोड़ने के लिए। तो किसमें बदला? CaOS प्लस CO2 गैस। ठीक है, तो ये तो बन गया क्विक लाइन। ठीक है, और ये है गैस। ऐसे ही और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं इसके एक दो। ये होता है लीड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, अब देखो ये समझ में आया? इसमें एक और चीज देखते हो, एक और चीज देख सकते हो, सिल्वर क्लोराइड 2AgCl। ठीक है, ये होता है सॉलिड। जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है ना, सूरज की रोशनी, अच्छा सनलाइट लाइट को है ना इस तरह से H से भी दर्शाते हैं। समझ में आ रहा है? H अगर किसी उसमें लिखा ना सनलाइट की जगह पर, तो ये भी किसको दिखाता है? सनलाइट को। सनलाइट। और ये, हाँ ये हीट है, लेकिन ये सनलाइट है। और ये जो है ये भी हीट है, लेकिन ये क्या है? गर्म करने को दर्शाता है। ठीक है, गर्म करने को इंडिकेट करता है। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया H। ठीक है, जैसे ही धूप में गए तो ये किसमें टूट गया? सिल्वर में। और क्लोराइड गैस इसमें से निकल गई। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? डीकम्पोजिशन। क्योंकि ये एक बड़ा प्रोडक्ट था जिससे दो छोटे प्रोडक्ट बन गए। एक प्रोडक्ट बना और एक बाय प्रोडक्ट। ये हो गया डीकम्पोजिशन, किसी बड़े प्रोडक्ट का छोटे प्रोडक्ट में टूटना। ठीक है, देन हमारे पास में और रिएक्शंस है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा बेटे? मैम एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाएंगे एक दूसरे से। विस्थापित हो जाएंगे। हाँ, विस्थापित हो जाएंगे। विस्थापित होना मतलब कि किसी एक जो भी कंपाउंड है उसको अपनी जगह से दूसरी जगह पे हिला देना, एक को दूसरे से डिस्प्लेस कर देना, चेंज कर देना। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपके स्कूल में डांस कंपटीशन है, ठीक है ना, पार्टिसिपेट करना है 3 स्टूडेंट्स को, हमारे पास है 4। तो टीचर क्या करते हैं? चारों को बोलते हैं प्रैक्टिस करो, जो भी बेस्ट करेगा उनको रख लेंगे और बाकी एक को हटा देंगे। होता है ऐसा? तो एक ने दूसरे को क्या कर दिया? डिस्प्लेस। यहाँ पे मेटल आयंस के साथ भी ऐसा होता है। देखो क्या हो रहा है, अगर एग्जांपल दूं मैं डिस्प्लेसमेंट का, तो ये जो Fe है S, ठीक है, आयरन जो है, अगर इसकी रिएक्शन कॉपर सल्फेट से की जाए, ये ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, कैसा होता है? नीला थोथा। नाम सुना है नीला थोथा? मैम FeSO4 plus Cu। यस, FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे क्या हुआ? ये हो गया एक्वस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। ये कॉपर जो है, आयरन जो है कॉपर की जगह पर अटैच हो गया आकर, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और जो कॉपर था पहले लिक्विड था, क्योंकि जब SO4 के साथ था, लेकिन अब कॉपर जो है वो सॉलिड में चेंज हो गया, और जो आयरन सॉलिड था वो किस में चेंज हो गया? लिक्विड में। इसने इसकी जगह को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और भी एग्जांपल आप इसमें देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट के। HCl plus NaOH।
हाँ, इसको किससे डिस्प्लेस कराओगे बताओ? मैम NaCl, Na के साथ Cl आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा H2O। HCl प्लस NaOH। ठीक है, क्या कराया? ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों में एक एक आयन जो है डिस्प्लेस हुआ है। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक यस है, मैम। है ना? ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। अभी हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट का अगर और एग्जांपल देखें। मैम ये फिर से समझा दीजिए। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट पे मैं आती हूँ ना, पहले सिंगल बता दूं? मैं बताऊंगी उसको, लेकिन एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एक और एग्जांपल देख लो। यहाँ पर ये है एक्वस, ये है सॉलिड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस कॉपर सल्फ, है ना, सॉलिड। ये डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट जब दो प्रोडक्ट हो और दोनों में ही आपस में आयंस का एक्सचेंज हो जाए तो उसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक सॉल्युबल है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो और दोनों को अलग अलग करना हो। जैसे अभी किसी ने एग्जांपल दिया था कि HCl प्लस NaOH ना। यस मैम। यस मैम। देखो HCl जो है वो किस में टूट जाएगा? H प्लस Na प्लस Cl माइनस, मैंने तुमको पहले भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले। Na जो Na प्लस प्लस OH माइनस में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो फाइनल रिएक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी? जो फाइनल रिएक्शन होगी वो ऐसे होगी। NaCl NaCl प्लस प्लस H2O। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल हो गया क्योंकि ये भी एक प्रोडक्ट है और ये भी एक प्रोडक्ट है, दोनों ने अपने अपने आयंस को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया सॉलिड और ये है लिक्विड। ठीक है, अगर आप वाटर में से NaCl को अलग कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते हो? नहीं। पानी में से नमक को कोई अलग कर सकता है क्या? एनीवन ऑफ यू? यस मैम, बॉईल मैम इवापोरेशन से। करके। हाँ, इवापोरेशन इवापोरेशन से यस मैम। से अलग किया जा सकता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल अभी मैं आपको बता देती हूँ। डबल जो है डिस्प्लेसमेंट का लास्ट वन एग्जांपल, Na2SO4 एक्वस है प्लस BaCl2, ये भी एक्वस है। ठीक है, तो इससे जो बना, क्या बना? BaSO4, ये हो गया जो है, ठीक है, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। ठीक है, क्या क्या बन गए? बेरियम सल्फेट और NaCl। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। मैम हाँ बोलो। NaCl के आगे 2 आएगा। हाँ तो लगा दो 2, वेरी गुड। और BaCl इसके आगे आएगा क्या? BaSO4 के? नो मैम। वेरी वेरी गुड, ध्यान दिया आपने इस चीज का। तो BaSO4 प्लस 2 NaCl सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ गए क्या हो गया? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कल समझाती हूँ, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसे बिल्कुल बहुत अच्छे से समझने की आपको जरूरत होगी। ठीक है, आज मैंने जितना पढ़ाया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। मैम। तो मेरा पढ़ाना समझ में आया? यस मैम। मैम ठीक है, और जो हिंदी मीडियम के थे उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें? टर्मिनोलॉजी जो मैंने यूज किया? नो मैम। ठीक है बेटा, तो जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये आपका जो रिड्यूस सिलेबस है उसका ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे और लर्न करिए। ठीक है, चलिए मैं मीटिंग को यहीं क्लोज
कर रही हूँ। आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल उस क्वेश्चन को मुझसे शेयर करिएगा। हम कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, बाय। ओके बाय।